गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट 2 का कंपनी लॉ का 7th चैप्टर पार्षद सीमा नियम। इसके पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है किसी भी कंपनी जो भी कंपनी फॉर्म होती है उस कंपनी के लिए ये समामेलित कंपनी के लिए बनाने अनिवार्य होते हैं। पार्षद सीमा नियम के बारे में ये कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्रदान करता है, जिसमें उस कंपनी का नाम, स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसके सदस्यों का दायित्व, जानकारी आदि छपी हुई होती है। धारा 256 के अनुसार सीमा नियम से उद्देश्य ऐसी कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो कि पूर्ववर्ती किसी कंपनी के विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण के मूल रूप से बनाया गया है और समय समय पर परिवर्तित किया गया है। यानी कि अधिनियम जो है वो जो भी कंपनी फॉर्म होती है, समामेलित होती है, उसका मूल जो है डॉक्यूमेंट होता है और उसको समय समय पर परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसे जैसे कंपनी में परिवर्तन आता है वैसे उसके अधिकार पत्रों में भी परिवर्तन आता है। सीमा नियम के बारे में एक और बात जो कही गई है वो है कि सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है। इस अधिकार पत्र में दी गई बातों के अधीन ही कंपनी काम करती है, क्योंकि इसमें कंपनी के संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पंजीकृत कार्यालय में रजिस्टर्ड होती हैं और कंपनी की अंश पूंजी आदि जो भी प्रलेख होते हैं इसके बारे में इसके अंदर मेंशन होता है। आधारभूत, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आधारभूत प्रलेख है, यानी कंपनी का अधिकार पत्र, इसके अधिकार में ही कार्य किया जाता है। इसे हर प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य होता है। कंपनी के द्वारा मौलिक रूप से तैयार किया जाता है, यानी इसकी अपनी ओरिजिनलिटी होती है। इसमें कंपनी के उद्देश्य, समामलिन के उद्देश्य लिखे होते हैं, उसके अधिकार शक्तियों की सीमाएं लिखी होती हैं। ये इसमें कंपनी की मूलभूत शर्तें लिखी होती हैं और इसमें कंपनी का अभिदाताओं या उनके नाम, पता, अन्य विवरण इसके अंदर दिया होता है। सीमा नियम का पंजीयन जब भी कराना अनिवार्य होता है। सीमा नियम कंपनी अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करती है जो कि सीमा नियम में दी जाती हैं और ये सार्वजनिक प्रलेख होता है, यानी कोई भी इसको देख सकता है। ये सीमा नियम कंपनी के सदस्यों के बीच का अनुबंध का निर्माण होता है और सीमा नियम और कंपनी के तृतीय पक्षकार के अनुबंध भी इसमें दिए जाते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कहती हैं कि कंपनी जो है उसके संचालकों को सीमा नियम बाध्य करता है और ये एक परिवर्तनीय प्रलेख है। जैसे जैसे कंपनी में परिवर्तन होता है इसको बदला जा सकता है। पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य जो हैं ये कहा जाता है कि कंपनी के उद्देश्य जो है दो प्रमुख उद्देश्य से बनाया जाता है। पहला, कंपनी के अधिकार और कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए कि उस किस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा और उसके विनियोजकों, कंपनी के संचालकों, अंशधारियों के क्या अधिकार क्षेत्र होंगे। अनुबंधनीय स्थिति से अवगत करवाना, कंपनी जो है अनुबंधीय स्थिति से अवगत कराती है इसमें कि कंपनी के जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनका बाहरी पक्षकारों के साथ क्या अनुबंध होगा। फिर आता है कंपनी पार्षद सीमा नियम का महत्व। ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है जिसमें उसके कंपनी के व्यवहार और उसके लोगों के बारे में सब कुछ दिया जाता है। तो कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसीलिए ये वास्तव में जो है इसकी नींव है, ये कंपनी के स्वरूप को आधारित करती है। पार्षद सीमा नियम किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है क्योंकि इसी के ऊपर कंपनी का स्वरूप आधारित माना जाता है। ये कहा जाता है कि सीमा नियम अंशधारियों, ऋणदाताओं और कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है और इसके आधार पर ही वे कंपनी के भरोसे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। इसके अगर हम शीर्षक में बताएं, कंपनी का आधार है, यानी किसी भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र को, उसके ढांचे को बताता है। कार्य क्षेत्र का निर्धारक होता है कि क्या कार्य क्षेत्र करेगी कंपनी इसके बारे में। फिर कंपनी के अधिकारों का स्रोत होता है
इसके अंतर्गत दिए गए जो भी उद्देश्य होते हैं उनके अंतर्गत कंपनी अधिकृत होती है, उसके पास अधिकार होता है उसके अनुसार कार्य करने का। ये कंपनी का पथ प्रदर्शक होता है, गाइड होता है, उसको बताता है कि किस किस कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जाना है और किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना है। विनियोजकों की सुरक्षा निर्धारित करता है। जितने भी विनियोजक होते हैं वे कंपनी में पैसा इसी सीमा नियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं। ऋणदाताओं की सुरक्षा करता है, क्रेडिटर्स को जितने भी ऋणदाता हैं उनको ध्यान में रख के कार्य करता है। और अन्य पक्षकारों की सुविधा, जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं जो उससे अनुबंध करते हैं उनको समय पर श्रम दान आदि से बचाता है, हानि से बचाता है। राष्ट्रहित का पोषक होता है। फिर इसके सीमा नियम की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो सीमा नियम की विषय वस्तु के अंतर्गत कंपनी का नाम खंड आता है, इसका नाम खंड कहलाता है। पंजीकृत कार्यालय खंड होता है, उद्देश्य खंड होता है, दायित्व खंड होता है और पूंजी खंड होता है। और अभिदाता खंड होता है कि इसमें अभिदाताओं के लिए जो भी कार्य करते हैं व्यक्ति, चाहे वो एक कंपनी की दशा हो, उसके अंदर अभिदाता केवल एक होता है, इसलिए सीमा नियम का में ज़्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकाकी अभिदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो है नामांकन के जरिए इसके नामांकन खंड में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। दायित्व खंड में परिवर्तन जब अगर करना होता है कंपनी को, किसी कंपनी को, तो किसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व में परिवर्तन जो है तभी किया जा सकता है जब किसी एक वर्ग की कंपनी किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित की जाती है, तो हम उसके दायित्वों में परिवर्तन करते हैं। यदि कोई एक विशेष वर्ग की कंपनी अपने ही किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित की जाती है तो एक विशेष संकल्प पारित करके रजिस्ट्रार को आवेदन करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 18 के अंतर्गत और समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। पूंजी खंड में अगर परिवर्तन करना है तो कंपनी के अंतर्नियम के अधिकार देते हैं कि अंशों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे परिवर्तन के जरिए से वे अंश पूंजी में वृद्धि, कमी या अंश पूंजी का पुनर्गठन कर सकती है। कभी कभी ऐसे परिवर्तन अंशों के स्कंद और स्कंद के अंशों के परिवर्तन में भी किए जाते हैं। अधिकार के बाहर का सिद्धांत ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में उल्लेखनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है, लेकिन उसके अधिकार जब कोई कंपनी अपने अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो उसे कहा जाता है अधिकार के बाहर का कार्य या अनधिकृत कार्य। अधिकार के कार्य के बाहर से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमा नियम के बाहर होते हैं। इसके अंतर्गत अधिकारों के बाहर का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई कंपनी सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा के बाहर कोई कार्य या अनुबंध करती है तो वो कार्य व्यर्थ हो जाता है। इन अनुबंधों के बारे में किसी भी प्रकार की वैधता नहीं रखी जाती है। कंपनी के सभी सदस्य मिलकर सर्वमत सम्मति से अधिकारों के बाहर का कार्य जो है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन करने का संकल्प भी पारित करते हैं। अधिकार के बाहर के सिद्धांतों को कई महत्वपूर्ण विवादों के निर्णय से स्वीकार किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जब कोई इसमें सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी कार्य को अधिकार के बाहर माना जा सकता है। पहला, जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं होता है, यानी उसके उद्देश्यों के बाहर होता है, तो इसको अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है। तो कंपनी के ऊपर अगर कोई भी इस प्रकार का कोई अनुबंध अगर कंपनी करती है तो उसके ऊपर अगर वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वो व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। कभी कभी भ्रम का विषय हो जाता है कि कंपनी अपने सीमा नियम के अधीन अधिकृत किसी भी कार्य को व्यवसाय के स्वयं के अकेले के साथ साथ साझेदारी में भी कर सकती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसी कार्य को अन्य के साथ साझेदारी में नहीं कर सकती है जो किसी एक के साथ वह कर रही है। एक कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड में लिखा होता है कि कंपनी अपने लाभ और हित के किसी उद्देश्य के लिए किसी के साथ भी साझेदारी कर सकती है। दूसरा जो रीज़न होता है, जो कार्य उस कार्य की श्रेणी में नहीं आते जो कंपनी के उद्देश्य को प्रोत्साहित या सदस्यता प्रदान करने की आवश्यकता करते हैं।
इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जब भी कंपनी जो है किसी भी दूसरी कंपनी के साथ अपना अनुबंध करती है और उस अनुबंध के अंतर्गत जो है कोई भी कार्य ऐसा होता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके उद्देश्यों में मेंशन नहीं है, तो वह कार्य नहीं किया जा सकता है। एक और है, कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना, या कभी कभी किसी कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी उन कार्यों को अपनी कंपनी के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने का आवश्यक रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, और वह उस उद्देश्य से हटकर कोई कार्य करना चाहती है, तो उस परिस्थिति में वह माना जाता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह उल्लेखनीय है कि कभी कोई कंपनी या उसके संचालक कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अंतर्नियमों और संचालकों के अधिकार से बाहर है। ऐसे दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रायः वह कार्य जो कंपनी के अंतर्नियम के बाहर किंतु सीमा नियम के भीतर होते हैं। द्वितीय वह कार्य जो अंतर्नियम के सीमा नियम के दोनों के बाहर होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको वैध नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि कंपनी अधिकारों के बाहर के कार्यों का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ एवं प्रभावहीन होना। यदि कोई कंपनी अनाधिकृत कार्य करती है जो उसके उद्देश्य सीमा से बाहर है, तो वह कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ और प्रभावहीन माना जाता है। किसी भी वैधानिक कोर्ट में उसको जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अनुसमर्थन संभव नहीं है। अनाधिकृत कार्य पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, अतः अनाधिकृत कार्यों का अर्थात व्यर्थ कार्यों का अंशधारियों की सर्वसम्मति से पुष्टिकरण या अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। निषेधाज्ञा, जब कोई कंपनी अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो उसका कोई भी सदस्य न्यायालय की प्रार्थना और निषेधाज्ञा जारी करवा सकता है और उसको व्यर्थ घोषित करवा सकता है। कंपनी का कोई दायित्व नहीं। अगर सीमा नियम के बाहर कोई कार्य या अनुबंध किया जाता है तो उन कार्यों और अनुबंधों को किसी प्रकार से किसी का भी जो है दायित्व उत्पन्न कंपनी का नहीं होता है। संचालकों का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व की बात करें, जब कंपनी के संचालक कोई ऐसा कार्य या अनुबंध करते हैं जो सीमा नियम के बाहर होता है, तो संचालकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे कार्य को और अनुबंध से होने वाली हानि की पूर्ति करवाने के लिए भी कंपनी का कोई भी सदस्य संचालकों को न्यायालय के माध्यम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकार आश्वासन भंग, ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर संचालकों का दायित्व संचालकों की कंपनी एजेंट मानते हैं और उन्हीं के कार्यों को करना चाहिए जिससे कंपनी द्वारा अधिकृत किया जाता है। अगर कोई भी एजेंट या संचालक बाहरी पक्षकार के साथ अनुबंध करता है और वह अनुबंध का आश्वासन देता है और वह उसके कार्य क्षेत्र के अधिकार सीमा के बाहर है, तो आश्वासन भंग की स्थिति पैदा हो जाती है और उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है जिसने इसका अनुबंध किया है। कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिकारों के संबंध में आश्वासन तथ्यात्मक होता है और उसको भंग नहीं किया जा सकता। अधिकारों के बाहर प्राप्त संपत्ति पर अधिकार, यदि कंपनी के अधिकारों के बाहर कोई संपत्ति प्राप्त की जाती है, खरीदी जाती है, पूंजी लगाई जाती है, तो वह भी व्यर्थ घोषित किया जाएगा। माल या सेवा के भुगतान के लिए कंपनी को बाध्य नहीं किया जाता अगर बाहरी पक्षकार के साथ कोई ऐसा अनुबंध किया है जो कंपनी को बाहरी पक्षकारों के साथ करने के लिए वह लायबल नहीं होगी। उधार लिया गया धन वसूला नहीं जा सकता। यदि किसी बैंक या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कंपनी को अधिकारों के बाहर कार्य के लिए धन उधार दिया गया है, तो वह उस धन को भी कंपनी के से वसूल नहीं कर सकती है। ये इस चैप्टर में हमने देखा कि पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, उनको किस तरीके से भंग किया जा सकता है। धन्यवाद।